हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 फरवरी 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि सावा लेक को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था पाला वेटलैंड को लेकर के। तो पाला वेटलैंड जो है वो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जो मिजोरम स्टेट है वहां पर एग्जिस्ट करता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो ये जो पाला वेटलैंड है वो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है। इसीलिए यहाँ पर एनिमल और प्लांट की काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज की वैरायटी देखने को मिलती है। हमारे जो मिजोरम स्टेट है वहाँ पर है पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और पलक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही पार्ट है पाला वेटलैंड। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किए पाला वेटलैंड को लेकर के। द हिंदू को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 100 डेज प्लान को लेकर के। देखो, कल से ये जो प्रोग्राम है 100 डेज प्लान जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 15 फेब से। तो आज लास्ट डे है, आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि क्या हमें बेनिफिट मिलेगा इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने से। देखो 2023 में मतलब 28 मई को 28 मई को अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस प्रोग्राम में आपके प्रीलिम्स का जो कंप्लीट सिलेबस है, चाहे आपका स्टैटिक पार्ट हो चाहे आपका करंट अफेयर पार्ट हो, वो सब कुछ यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। कवर किस तरीके से करवाया जाएगा? डेली बेसिस पर आपको जो मेंटोर हैं वो टारगेट देंगे कि आज आपको ये कंप्लीट करना है, और फिर उसी टारगेट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस की एन प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पर होगी। तो इस प्रोग्राम से आपको ड्यूअल बेनिफिट मिलने वाले हैं। एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा प्रीलिम्स का, साथ ही साथ में आपको टेस्ट सीरीज के जो बेनिफिट हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस प्रोग्राम की फ़ी जो है वो 3000 रुपीज़ है। आप अपनी क्वेरीज के लिए हमें मेल भी कर सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस प्रोग्राम को लेकर के उसको आप पूछ सकते हैं। ओके, द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन किया गया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से कि प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है वो हिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश कर रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आंसर देने की कोशिश की कि देखो, जो भी हिस्ट्री है उन इवेंट्स को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बस जो हिस्ट्री में जो अलग अलग पॉइंट थे उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो हमारे जो बहुत सारी ऐसी मेजर पर्सनैलिटीज़ या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स जिसके बारे में हमें नहीं पता था, उन सारे सोर्सेज को हम यूज़ करते हुए हिस्ट्री में जिनका एक तरीके से इंक्लूजन नहीं था उनको हम इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इतना काम जो है वो किया जा रहा है ICHR के द्वारा। ICHR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इतनी बात उन्होंने दी। और ये जो क्वेश्चन है वो उनसे किया गया था क्वेश्चन आवर के टाइम में। ओके, मतलब हिस्ट्री को हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी गैप है उनको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे लिए दो पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक तो ICHR और एक हम बात करेंगे क्वेश्चन आवर की। तो सबसे पहले बात करेंगे ICHR क्या है। देखो, ICHR जो है इसको 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था, और रामशरण शर्मा RS शर्मा जो है वो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। हिस्टोरियन आप सभी जानते होंगे RS शर्मा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो ICHR है इसका फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर तो ये आती है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक कैप्टिव बॉडी है, और इसको बनाया गया था एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत बार जैसे कि 3-4 बॉडीज के नेम आपको दे दिए गए और फिर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू उसको बनाया गया है। तो ICHR जो है इसका मेन काम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी हिस्टोरियन या फिर कोई भी स्कॉलर
काम करना चाहता है तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करने का काम करता है ICHR। किसके थ्रू? फेलोशिप के थ्रू, ग्रांट के थ्रू, ताकि जो हिस्टोरियन या फिर जो भी स्कॉलर है वो हिस्ट्री के एरिया में अपना काम कंप्लीट कर सके। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ICHR को लेकर के, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आवर की। देखो, एवरीडे बेसिस पर जो पार्लियामेंट्री सिटिंग होती है, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बोला गया है कि हमारे पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रोसीजर ये है, ट्रेडिशन ये है कि हमारे यहाँ पर 3 सेशन होते हैं। तो जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है और एवरीडे पार्लियामेंट सेशन की जो सिटिंग होती है, ओके, तो उस सिटिंग का जो फर्स्ट आवर होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। अभी जो क्वेश्चन आवर है इसमें मेन पावर किसके पास में होती है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है लोकसभा का भी, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो फाइनल अथॉरिटी रखता है क्वेश्चन आवर को लेकर के। क्वेश्चन आवर में 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है स्टार्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, और तीसरा होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जो स्टार्ड क्वेश्चन जो होता है ना, इसमें ओरल आंसर दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया और ओरल आंसर दिया गया, मुंह से जो है वो बोल करके आंसर दिया गया। फिर इसमें सप्लीमेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। जो अनस्टार्ड क्वेश्चन होता है इसमें रिटर्न आंसर दिया जाता है, तो सप्लीमेंट क्वेश्चन जो है वो इसमें नहीं पूछे जाते हैं। और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि पहले आपको कम से कम 10 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है कि ये क्वेश्चन आप पूछोगे, और फिर उसका आंसर जो है वो ओरली दिया जाता है। इसमें पहले कोई नोटिस नहीं दिया जाता, ओरली आंसर आता है, सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जो है वो रिटर्न में आंसर देना होता है, तो सप्लीमेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इसमें आंसर जो है ओरली दिया जाता है, लेकिन पहले 10 दिन का, मिनिमम 10 दिन का जो है वो नोटिस दिया जाना चाहिए। ओके, तब जाकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है क्वेश्चन आवर, जिसके बारे में बेसिक बातें हमने डिस्कस की। अब देखो, जब भी पार्लियामेंट का कोई भी सेशन होता है तो क्वेश्चन आवर जरूर होता है। सिर्फ 2 एक्सेप्शन होते हैं। एक तो हमारे प्रेसिडेंट जब एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को, कब करते हैं? एक तो लोकसभा का जब जनरल इलेक्शन होते हैं उसके बाद में जो पहली सिटिंग होती है, पहले जो सेशन होता है उसका जो फर्स्ट सिटिंग होती है उसको एड्रेस करते हैं। और दूसरा अगर हम बात करें तो एवरी ईयर जो पहला सेशन होता है उसकी पहली सिटिंग को एड्रेस किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो उस दिन जो है वो क्या नहीं होगा, ये क्वेश्चन आवर नहीं होता है। इसके अलावा जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट प्रेजेंट करते हैं उस दिन भी क्वेश्चन आवर नहीं होता है। ओके, तो ये एक्सेप्शन है। अब दूसरा देखो, हमने क्वेश्चन आवर की बात कर ली। अब आप एक 0 आवर एक वर्ड और सुनते होंगे। देखो, ये 0 आवर जो वर्ड है ना, वो हमारे इंडिया का इनोवेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है 0 आवर। इसको 0 आवर को पार्लियामेंट्री रूल्स बुक जो है उसमें मेंशन नहीं किया गया है। अब देखो, यहां पर हमने क्या बात की कि नोटिस देना होता है, और इस तरीके सप्लीमेंट क्वेश्चन, जब 0 आवर जो होता है ना इसमें आपको नोटिस नहीं देना होता। आप MP से क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्टली। जैसे आपको एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो एजुकेशन मिनिस्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया 0 आवर में, कोई नोटिस देने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि पार्लियामेंट का जब भी कोई सेशन होता है तो उसकी एवरीडे सिटिंग होती है, और एवरीडे सिटिंग का जो पहला पार्ट होता है वो होता है क्वेश्चन आवर, और एक होता है मतलब जिस दिन मेन एजेंडा, मेन बिजनेस जो होता है उस सिटिंग का, डेली बेसिस पर जो भी कि मेन टारगेट ये है कि आज इस पे काम करना है, तो क्वेश्चन आवर और मेन बिजनेस जो है वो सिटिंग का, उसके बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं 0 आवर। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है यहां पर देखो, WPL वीमेन प्रीमियर लीग जो है, विमेंस प्रीमियर लीग जो है उसकी ऑप्शन यहाँ पर की जा रही है। तो स्मृति मंदाना जो है उसको 3.40 करोड़ में जो है हाईएस्ट बिड उनकी लगी है। इसके अलावा जो भी अदर प्लेयर है उनकी बिड यहाँ पर शो कर रखी है। क्यों कर रखी है? क्योंकि अभी तक आपने इंडियन प्रीमियर लीग सुना होगा, IPL आप सुनते हो, और अब जो है इस साल से 2023 में फर्स्ट एडिशन देखने को मिलेगा। किसका? विमेंस प्रीमियर लीग का। T20 का फॉर्मेट रहेगा। और यहां पर उन्होंने देखो, स्मृति मंदाना ने एक इंपोर्टेंट स्टेटमेंट भी दिया कि अभी तक वो सिर्फ जो मैन प्लेयर हैं क्रिकेट में,
क्रिकेट में है कि ये जो गेम होगा ना वो क्रिकेट में होगा। तो अभी तक जो क्रिकेटर जो हैं, मैन क्रिकेटर जो हैं, उनकी ऑक्शन वो देखती थी, अब विमेन की जा रही है तो उनको अच्छा लग रहा है, इक्वलिटी एक तरीके से। क्योंकि अगर आप आईपीएल की बात करोगे ना तो 2007 में उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था और 2008 में फर्स्ट एडिशन हो गया था। तो अभी आप देखो कि विमेन को देखो कितने लंबे टाइम के बाद में, बहुत बड़े गैप के बाद में जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, उनके लिए भी ये फॉर्मेट जो है वो लाया जा रहा है। बीसीसीआई जो है वो ये जो प्रोसीजर है इसको ऑपरेट करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो डब्ल्यूपीएल है तो डब्ल्यूपीएल का तो फर्स्ट एडिशन रहेगा, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन सकते। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली स्पोर्ट्स से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस जो टीम है उसके पास में हाईएस्ट जो है वो टाइटल है, 5 टाइटल मुंबई इंडियंस के पास में। और अभी लास्ट ईयर 2022 का जो एडिशन है आईपीएल का वो किसने जीता था, तो गुजरात टाइटंस, जिसके जो कैप्टन कौन थे, हार्दिक पांड्या, आपने देखा होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है तो देखो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया और सेबी से क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई प्रेजेंट टाइम में ये अडानी ग्रुप को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसके बाद में शेयर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला, तो इसकी वजह से आप इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दीजिए कि जो भी इन्वेस्टर, जो भी लोग, जो भी पॉपुलेशन जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उनको नुकसान फेस करना पड़ रहा है, तो इसको किस तरीके से आप ओवरव्यू करोगे। तो यहाँ पर सेबी और इंडियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया कि आप अपने लेवल पर जो कमेटी है वो बना सकते हो इसको रिव्यू करने के लिए। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि वो जो कमेटी है उसको लेकर के गवर्नमेंट कोई सजेशन दे या फिर कुछ भी हमारा जो डिस्कशन हो वो एक ओपन मार्केट में नहीं होना चाहिए। उस कमेटी को लेकर के जो भी डिस्कशन हो वो एक तरीके से क्लोज फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके से हमारे इंडिया में मनी का जो फ्लो जो देखने को मिलता है वो इससे इफेक्ट हो सकता है। ओके, तो इसको लेकर के जो भी प्रोसीजर हो क्लोज फॉर्मेट में हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, तो देखो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाल दी गई कि जम्मू एंड कश्मीर में लास्ट ईयर जो डिलिमिटेशन कमीशन ने काम किया, और उनका नाम था, जो डिलिमिटेशन कमीशन की हेड थी, आप कमेंट बॉक्स में बताना, शायद रंजना देसाई था शायद, है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और जो डिलिमिटेशन कमीशन जो है इसको लेकर के पिटीशन डाली गई जम्मू एंड कश्मीर में, सुप्रीम कोर्ट में, कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो भी काम किया इसको आप क्या कीजिए, डिसमिस कीजिए, मतलब उसको चैलेंज करते हुए जो है वो यहाँ पर चीज़ डाली गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है डिसमिस कि भाई आपने जो भी चैलेंज किया है वो गलत है, क्योंकि सेंटर के पास में पावर है, पार्लियामेंट के पास में पावर है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, और आर्टिकल 2 जो है वो हमें पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है आर्टिकल 2, कि आप बाहर से, मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है इससे बाहर से किसी एरिया को आप इंडिया में मिला करके उसको इंडिया का पार्ट बना सकते हो। ये आर्टिकल 2 जो है वो पावर देता है पार्लियामेंट को। और आर्टिकल 3 जो है वो पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को, कि आप हमारे इंडिया का कोई भी जो स्टेट है उसको तोड़ करके नया स्टेट बना सकते हो, या 2 स्टेट को मिला करके एक स्टेट बना सकते हो, स्टेट को डिवाइड करके 2 यूटीज में डिवाइड कर सकते हो, 2 यूटीज को आपस में मिला करके क्या कर सकते हो, आप एक स्टेट बना सकते हो। तो 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा स्टेट था उसका स्पेशल स्टेटस जो 370 के अंडर उसको दिया हुआ था उसको रिमूव कर दिया गया और 2 यूटीज में इसको डिवाइड कर दिया गया, एक पार्ट जम्मू एंड कश्मीर और एक पार्ट लद्दाख। अब देखो डिवीजन हुआ है तो यहाँ पर जो भी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो भी लोकसभा की जो सीट हैं, उन सभी को लेकर के भी डिस्ट्रीब्यूशन अलग से होना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन लाया गया। अब ये डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, देखो मेन टारगेट डिलिमिटेशन के अगर हम बात करें तो एक प्रोसीजर होता है जिसमें जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्री डिसाइड की जाती है। मतलब आपके एरिया में जो कंस्टिट्यूएंसीज है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लेकर के जो कंस्टिट्यूएंसीज है, लोकसभा को लेकर के जो कंस्टिट्यूएंसीज है, कि कितने एरिया तक ये कंस्टिट्यूएंसी रहेगी, इसको डिसाइड किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। और डिलिमिटेशन क्यों किया जाता है, मेन टारगेट ये है कि हर एरिया में इक्वल, जैसे कि आप किसी भी स्टेट में रहते हो, आपके स्टेट में मान लो 100 सीट हैं स्टेट असेंबली को लेकर के,
तो 100 सीट में हर सीट में इक्वल पॉपुलेशन, जैसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मान लो आप मान रहे हो कि 1 लाख पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तो हर सीट में इक्वल रहे, किसी में 97,000 हो, किसी में 1,02,000 जो है वो पॉपुलेशन हो सकती है, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिले। इसलिए डिलिमिटेशन किया जाता है कि वो जो कमीशन बनता है वो डिसाइड करता है कि अच्छा इस एरिया तक, यहाँ तक हम कवर करके कंस्टिट्यूएंसीज बना देंगे, या इस एरिया को कवर करके हम इस तरीके से कंस्टिट्यूएंसीज बना देंगे। SC ST जो है वो किस एरिया में कहाँ पर डोमिनेशन देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन का, तो उसको रिजर्व डिक्लेयर कर देंगे कि SC के लिए रिजर्व सीट है, ये ST के लिए रिजर्व सीट है। तो ये सारा काम किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका आर्टिकल 82 और 172 जो है वो पावर देता है डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर के। डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये आपको बेसिक बात ध्यान में रखनी है। और डिलिमिटेशन कमीशन काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर के। डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है, तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो है वो इसके हेड रहेंगे, इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेगा, और जो भी स्टेट है ओके वहाँ के जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इसके मेंबर रहेंगे। इस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन बनता है और फिर वो बाउंड्रीज को डिसाइड करता है। अब देखो हमारे इंडिया में फ्रीडम के बाद में एवरी 10 ईयर के बाद में आप सभी को पता है सेंसस कंडक्ट होती है और फिर डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। मतलब हमने क्या डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन जो है, पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन का देखने को मिले। अब क्या हुआ कि जो हमारे सर्दर्न स्टेट है वहां पर एजुकेशन लेवल हाई, वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो टाइम के साथ में कम देखने को मिले, और जो नॉर्दर्न स्टेट बिहार यूपी जो है वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यादा देखने को मिले। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि ये जो स्टेट है, अब वही हर 10 साल के बाद में आप पॉपुलेशन बढ़ रही है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है, तो यहाँ तो सीट जो है वो नॉर्दर्न पार्ट में तो बढ़ती जा रही थी लोकसभा की, स्टेट असेंबली की, ओके, और सर्दर्न पार्ट में जो है वो तो एक फिक्स हो गई। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला कि ऐसे तो जो है वो नॉर्दर्न पार्ट, भाई जहाँ पर ज़्यादा सीट होंगी जिस एरिया की उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो सर्दर्न पार्ट के जो स्टेट है उन्होंने बोला कि ये तो एक तरीके से हमें भुगतान भुगतना पड़ रहा है कि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमें अवेयरनेस है जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन कम है और इसका हमें क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो इसके बाद में जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिक्स ये कर दिया कि 1971 की जो सेंसस है इसको हमने कर दिया फिक्स कि जो भी हमारी सीट है वो इसके अकॉर्डिंग ही क्या मानी जाएंगी, डिसाइड की जाएंगी। इसीलिए देखो 2001 के बाद में भी जो है डिलिमिटेशन कमीशन टाइम टू टाइम देखने को मिला, लेकिन बेसिक फाउंडेशन जो है वो 1971 की सेंसस ही है। ओके, तो अभी 2026 में जो है वो दोबारा से जो सीट्स हैं वो डिसाइड की जाएंगी, लोकसभा स्टेट असेंबली की जो सीट्स हैं वो बढ़ेंगी। इसीलिए जो है वो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हमने एस्टेब्लिश किया है ताकि हमारा पार्लियामेंट का जो सेक्टर है, MP की संख्या बढ़ेगी तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको बिठाने के लिए जो है व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है हमने बनाया है ताकि पार्लियामेंट को एक बड़े लेवल पर एस्टेब्लिश किया जा सके। ओके, तो डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, यहाँ पर हम 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो देखो अभी बजट में जल जीवन मिशन जो है उसको लास्ट ईयर से भी अगर हम कंपैरिजन करें तो 27% जो है वो ज़्यादा अलोकेशन देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि जल जीवन मिशन के अंडर हमने टारगेट लिया था कि 2024 तक हम टैप वाटर कनेक्शन जो है वो सभी जगह प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर इस आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट बात रखी गई है कि देखो कनेक्टिविटी जो है, वैसे तो अगर हम देखें तो कुछ स्टेट जो हैं वहाँ पर 100% कवरेज देखने को मिला है, जैसे कि गोवा, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना। कुछ स्टेट जो हैं जैसे कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर 97% तक कवरेज हो गया है। और 10 अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जहाँ पर 60% कवरेज। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, वहाँ पर जो है वो कवरेज जो है वो 30% जो है कवरेज देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में 47%, मतलब टैप वाटर कनेक्शन जो है वो इतना कवर हो पाया है। और हमारा टारगेट है 2024 तक हम क्या करेंगे, 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा टारगेट जो है, क्या हम नेक्स्ट 11 मंथ में टारगेट जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे?
ओके। और नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन भी है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने फोकस किया है कि देखो हमें सिर्फ डाटा कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सर्वे कंडक्ट करवाए गए और इस सर्वे में ये बात बोली गई कि क्या जो टैप वाटर कनेक्शन है इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो हो पाती है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि 55 लीटर जो है वो पर डे वाटर की अवेलेबिलिटी की जाएगी। तो यहाँ पर अलग अलग एरिया में सर्वे किए गए तो देखा गया कि कुछ एरिया में तो कनेक्टिविटी है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर डेली बेसिस पर या फिर वीक में जो है वो कुछ दिन ही वाटर की अवेलेबिलिटी हो पाती है, डेली बेसिस पर भी वाटर की अवेलेबिलिटी है तो उसमें क्या होता है वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो पाती है। ओके, जितना टारगेट है उससे कम दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने आसपास के रीजन में जो भी वहाँ के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड फिर से होने लग गए हैं। कुछ एरिया में इस तरीके के इश्यू देखने को मिल रहे हैं कि जो वाटर है वो क्लीन नहीं है, क्लोरीन की जो अमाउंट है वाटर में, क्लोरीन का अमाउंट है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेन टारगेट ये है कि देखो हमें फोकस इस बात के ऊपर नहीं करना है कि हमें तो 100% कवरेज करना है, 100% कवरेज करना है। हमें फोकस इस बात पर करना चाहिए कि जो भी इशू है उसका सॉल्यूशन इस तरीके से हो, मतलब मान लो कि 2024 तक हमने टारगेट लिया, 100% कवरेज नहीं कर पाए, हम 60% कवरेज ही कर पाए, लेकिन 60% ऐसा हो कि वहां पर कोई इशू ना देखने को मिले। बेसिक लेवल पर जो हमने टारगेट लिया है, जो हमने ड्रीम दिखाए हैं लोगों को, वो कंप्लीट हो और उसका सॉल्यूशन हो। क्लोरीन जैसे ये जो भी इशू देखने को मिल रहे हैं वाटर में वो ना देखने को मिले। तो यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि डाटा कंप्लीट करने के लिए काम मत करो, क्वांटिटी पे बिलीव मत करो, क्वालिटी पे बिलीव करो कि जितना दे रहे हो उतना अच्छा काम करने की हम कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, देखो जो राइटर हैं वो यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं पीलीभीत से, लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत सीट है वहां से, फिरोज वरुण गांधी। उन्होंने यहाँ पर हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस किया है। अभी आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो जोशीमठ है वहां पर सिंकिंग देखने को मिला। तो राइटर ने यहाँ पर बताया कि 2009 में वहां पर एक एक्वीफर जो है उसमें बोरिंग जो मशीन का यूज करते हुए उस एक्वीफर को जो है वो ट्रैप किया गया, जिसकी वजह से वहां के जो भी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी कम हुई। साथ ही साथ में जोशीमठ में जो भी वेस्ट वाटर है उसको डंप करने का प्रोसीजर भी अच्छे से नहीं है। लोग क्या करते हैं कि होल मतलब जो है यहाँ देखिए, हाँ, शोक पिट मैकेनिज्म, मतलब गड्ढा खोदा उसमें पानी वेस्ट वाटर डाला, वो उसमें से धीरे धीरे शोक हो रहा है, इस तरीके का प्रोसीजर, जिसकी वजह से जो सिंकिंग का जो इशू वहां पर देखने को मिला है, लैंड सब्सिडेंस का जो इशू देखने को मिल रहा है, वो इसका एक बेसिक रीजन है। राइटर ने यहाँ पर बताया है कि देखो हमारा हिमालयन रीजन है, जिसमें आप बात कर लो चाहे नॉर्थ ईस्ट की, चाहे आप बात कर लो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और ये जो हमारा सिक्किम वाला जो रीजन है वहाँ पर, या फिर हमारा बात कर लो वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है जहाँ पर लैंडस्लाइड के इशू जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, प्रॉब्लम देखो हमने अभी देखा कि एनजीटी ने मसूरी में रिकमेंडेशन दी कि भाई उसको लेकर के काम करो। जो जोशीमठ में जो इशू देखने को मिल रहा है वो सेम मसूरी में भी इशू देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले हम द हिंदू में डिस्कस किया था कि जम्मू कश्मीर के भी एक एरिया में जो है वो वहाँ के जो भी कंस्ट्रक्शन है उनमें क्या देखने को मिल रहा है, इफेक्ट देखने को मिला है, वहाँ पर भी लैंड सब्सिडेंस जैसा इशू देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में अभी कुछ टाइम पहले टर्की में अर्थक्वेक आया, तब भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो भी हमने इंडिया के जो भी अर्थक्वेक जोन है उनके बारे में डिस्कस किया कि हिमालयन रीजन जो है वो अर्थक्वेक एक्टिव, मतलब हाईएस्ट इंटेंसिटी के यहाँ पर अर्थक्वेक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, सॉरी, पेनिनसुलर जो प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट जो है वो आपस में यहाँ पर क्लैश कर रही हैं और कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज यहाँ पर बन रही हैं, जिसकी वजह से हिमालयन रीजन का भी फॉर्मेशन हुआ है और वो स्टेबल रीजन नहीं है। वहां पर रेगुलर जो है प्लेट आपस में टकराएंगी तो अर्थक्वेक जो है वो रेगुलर बना रहेगा। तो यहाँ पर राइटर ने बोला है कि देखो भले ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन एस्टेब्लिश हो रही है, लेकिन हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी हमें कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है, जैसे घर बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, जो भी इशू है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो एक तो इन्होंने बात कर दी अर्थक्वेक वाले रीजन की। दूसरा इन्होंने राइटर ने बात की यहाँ पर जो भी हमारे अर्बन सिटीज हैं, जैसे कि टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि
कभी बेंगलोर में हम फ्लड जैसी सिचुएशन देख रहे हैं, कभी तमिलनाडु में हम चेन्नई में फ्लड जैसी सिचुएशन 2015 में हमने देखी, गोवा में जो मांडोवी रिवर है उसमें इशू देखने को मिला, महाराष्ट्र में सेम इशू देखने को मिला, दिल्ली में सेम इशू। ये ऐसी चीजें हैं कि अर्बन एरिया में जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको हमने कर दिया है कवर, जिसकी वजह से। और प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो है 2022 में एक रिपोर्ट आई थी, और इस रिपोर्ट में ये बोला था कि टाइम के साथ में रेनफॉल की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी, मतलब जो हमारे जो भी अर्बन बॉडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगी। तो राइटर ने यहाँ पर बोला है कि ये इशू जो अलग अलग सिटीज़ की हमने बात की वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है वो आने वाले टाइम में और ना देखने को मिले, क्योंकि जो कोलकाता जो सिटी है उसमें सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से वो भी धीरे धीरे इफेक्ट होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारे जो भी सी एरिया पर जो भी सिटी डेवलप्ड हैं वहाँ पर तो हमें वॉल का फॉर्मेशन करना चाहिए, और अर्ली रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो अर्ली अलार्मिंग सिस्टम जो है वो हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि साथ ही साथ में जो अर्बन एरिया है वहाँ पर जो भी वाटर बॉडीज हैं जो एक शोकिंग एरिया के रूप में काम करते हैं, मतलब ऐसे वाटर की अवेलेबिलिटी हो तो उसको शोक कर सके, इस तरीके की जो भी वाटर बॉडीज हैं उनको दोबारा से हमें रिज्यूनेट करना चाहिए। जो भी रिवर किसी भी अर्बन एरिया से फ्लो हो रही है उसमें जो डिसिल्टेशन है, सिल्टेशन का जो प्रोसीजर है उसको डिसिल्टेशन करना चाहिए, ताकि रिवर एरिया में जो एरिया है उसकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो सके। तो इस तरीके से हम काम करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी वैकेंसीज थी, मतलब 34 सीट है प्रेजेंट टाइम में, और उनकी जो कंप्लीट वैकेंसी जो है वो फिल हो गई हैं, और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी कंप्लीट स्ट्रेंथ के साथ में प्रेजेंट टाइम में काम करेगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।